31 दिसंबर 2001 की सुबह मुंबई की आर्थर रोड जेल की मोटी और ठंडी दीवारों के बीच अचानक अफरा तफरी मच जाती है। जेल के एक बैरक में बंद एक कैदी अचानक अपने सीने को पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा होता है। जेल के गार्ड दौड़ते हुए आते हैं। जल्दी जल्दी उसे उठाकर अस्पताल ले जाने की तैयारी की जाती है। कुछ ही घंटों बाद खबर फैलती है, उस कैदी की मौत हो गई। लेकिन वो कोई आम कैदी नहीं था, वो था हर्षद मेहता, वही आदमी जिसे कभी भारत के शेयर बाजार का बिग बुल कहा जाता था। एक समय ऐसा था जब उसका नाम सुनते ही शहर बाजार में हलचल मच जाती थी। जिन कंपनियों के शेयरों को वो खरीदता, उनकी कीमतें अचानक आसमान छूने लगती थीं। लाखों लोग उसकी हर चाल को ध्यान से देखते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये आदमी बाजार की हर चाल समझता है। लेकिन वही आदमी आखिरकार जेल की कोठरी में अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहा था। उसकी मौत के साथ ही एक बड़ा अध्याय खत्म हो गया, मगर असली सवाल वहीं रह गया। क्या हर्षद मेहता सिर्फ एक ठग था, या वो उस सिस्टम का सबसे चतुर खिलाड़ी था जिसमें पहले से ही कई कमजोरियां छिपी हुई थीं? इस कहानी को समझने के लिए हमें कई साल पीछे जाना होगा। 1954 में गुजरात के एक छोटे से कस्बे पनेली मोटी में एक बच्चे का जन्म हुआ। परिवार साधारण था। उसके पिता छोटा मोटा व्यापार करते थे और पारिवारिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। कुछ सालों बाद पूरा परिवार बेहतर जिंदगी की तलाश में मुंबई आ गया। उस समय मुंबई तेजी से बदल रहा था। ये शहर देश की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा था। हर्षद ने अपनी पढ़ाई मुंबई के लाला लाजपत राय कॉलेज से कॉमर्स में पूरी की। पढ़ाई खत्म होने के बाद उसने कई छोटी छोटी नौकरियां की। कभी वो सीमेंट बेचता, कभी इंश्योरेंस पॉलिसी बेचता, कभी छोटे मोटे व्यापार में हाथ आजमाता। लेकिन इन सब के बीच उसके मन में एक ही सपना था, जल्दी अमीर बनना। उस समय उसे ये समझ आने लगा था कि मुंबई में सबसे ज्यादा पैसा कहाँ घूमता है, और वो जगह थी दलाल स्ट्रीट। दलाल स्ट्रीट, जहां स्थित है भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज। यहां हर दिन करोड़ों रुपए के शेयर खरीदे और बेचे जाते थे। यहीं से हर्षद मेहता की जिंदगी की असली कहानी शुरू हुई। शुरुआत में उसे एक ब्रोकरेज फर्म में छोटा सा काम मिला। वो जॉबर के रूप में काम करता था। उसका काम था दलालों के आदेश पर शेयर खरीदना और बेचना। ट्रेडिंग फ्लोर का माहौल बेहद अलग था। वहां लगातार शोर होता था। लोग चिल्लाकर ऑर्डर देते थे। हर कोई जल्दी में होता था, क्योंकि एक सेकंड की देरी भी नुकसान करवा सकती थी। लेकिन जहां बाकी लोग सिर्फ लेन देन में लगे रहते थे, वहीं हर्षद हर चीज को ध्यान से देखता था। वो समझने की कोशिश करता था कि बाजार कैसे काम करता है। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि शेयर बाजार सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, यहाँ लोगों की मानसिकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। जब लोग लालच में होते हैं तो कीमतें तेजी से ऊपर जाती हैं, और जब डर पैदा होता है तो वही कीमतें अचानक गिर जाती हैं। कुछ सालों के अनुभव के बाद उसने अपनी खुद की ब्रोकरेज फर्म शुरू कर दी, ग्रो मोर। अब वो सिर्फ बाजार को देख नहीं रहा था, बल्कि उसे प्रभावित भी करने लगा था। 1990 के दशक की शुरुआत में भारत की अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव हो रहे थे। सरकार आर्थिक सुधारों की दिशा में कदम बढ़ा रही थी। विदेशी निवेश बढ़ने लगा था और आम लोगों की दिलचस्पी शेयर बाजार में तेजी से बढ़ रही थी। इसी समय हर्षद मेहता ने बाजार में बड़े पैमाने पर निवेश करना शुरू किया। वो कुछ खास कंपनियों के शेयरों को बड़ी मात्रा में खरीदता था। जब किसी शेयर में इतनी बड़ी खरीदारी होती है तो उसकी कीमत तेजी से बढ़ने लगती है। जब कीमत बढ़ती है तो बाकी निवेशक भी उसी शेयर को खरीदने लगते हैं। इस तरह कुछ ही समय में कई शेयरों की कीमतें कई गुना बढ़ गईं। सबसे मशहूर उदाहरण था एसीसी कंपनी का शेयर। उस समय इसकी कीमत कुछ 100 रुपए के आसपास थी, मगर अचानक इस शेयर में भारी खरीद शुरू हो गई। धीरे धीरे इसकी कीमत हजारों रुपए तक पहुंच गई। पूरा बाजार हैरान था। लोगों को लगने लगा कि हर्षद मेहता बाजार की हर चाल समझता है। मीडिया ने भी उसे एक वित्तीय जीनियस की तरह पेश करना शुरू कर दिया। यहीं से उसे नया नाम मिला, बिग बुल। उस समय उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। मुंबई में उसका विशाल पेंट हाउस था। उसके पास कई लग्जरी कारें थीं। वो हाई प्रोफाइल पार्टियों में दिखाई देता था और मीडिया में अक्सर चर्चा का विषय बना रहता था। लेकिन इस चमकदार जिंदगी के पीछे एक ऐसा खेल चल रहा था जिसकी भनक बहुत कम लोगों को थी। इसी समय एक पत्रकार को कुछ अजीब लगने लगा। उनका नाम था सुचेता दलाल। वो कई सालों से वित्तीय मामलों की रिपोर्टिंग कर रही थी
और शेयर बाजार को करीब से समझती थीं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि हर्षद मेहता के पास इतनी बड़ी मात्रा में निवेश करने के लिए पैसा आता कहां से है, क्योंकि जिस पैमाने पर वो शेयर खरीद रहा था उसके लिए हजारों करोड़ रुपए की जरूरत थी। यहीं से उन्होंने जांच शुरू की। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि उस समय बैंक एक खास सिस्टम के तहत सरकारी बॉन्ड्स का लेन देन करते थे। इस प्रक्रिया में कुछ दस्तावेजों का इस्तेमाल होता था जिनमें बैंक रसीद भी शामिल थी। यही रसीद ये साबित करती थी कि बैंक ने बॉन्ड खरीदे हैं। लेकिन कुछ बैंक अधिकारियों और दलालों ने इसी सिस्टम का फायदा उठाना शुरू कर दिया था। नकली बैंक रसीदें जारी की जा रही थी। इन रसीदों के आधार पर बैंकों से बड़ी रकम निकाली जाती थी। जांच में सामने आया कि हर्षद मेहता इन रसीदों का इस्तेमाल करके बैंकों से हजारों करोड़ रुपए ले रहा था। इस पैसे से हर्षद मेहता बड़ी मात्रा में शेयर खरीदता, जिससे उनकी कीमतें तेजी से बढ़ जाती थीं। जब कीमत काफी ऊपर पहुंच जाती तो वो उन शेयरों को बेचकर भारी मुनाफा कमा लेता। कुछ समय तक ये खेल चलता रहा, लेकिन आखिरकार 23 अप्रैल 1992 को एक अखबार में सुचिता दलाल की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट में पहली बार ये खुलासा हुआ कि बैंकिंग सिस्टम से निकाला गया पैसा शेयर बाजार में लगाया जा रहा है। ये खबर सामने आते ही बाजार में अफरा तफरी मच गई। निवेशकों में डर फैल गया। लोग तेजी से अपने शेयर बेचने लगे। कुछ ही दिनों में शेयर बाजार बुरी तरह गिर गया। लाखों निवेशकों का पैसा डूब गया। सरकार ने तुरंत जांच के आदेश दिए और मामला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंप दिया गया। जल्द ही हर्षद मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए। कुछ समय बाद उसने एक और सनसनीखेज आरोप लगाया। उसने दावा किया कि उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। हालांकि ये आरोप कभी साबित नहीं हो पाया, लेकिन इससे ये जरूर साफ हो गया कि यह मामला सिर्फ शेयर बाजार तक सीमित नहीं था। कई सालों तक अदालतों में मुकदमे चलते रहे, लेकिन अंत में हर्षद मेहता की जिंदगी का आखिरी अध्याय उसी जेल में खत्म हुआ जहां वो बंद था। और आज भी उसकी कहानी ये सवाल छोड़ जाती है, क्या ये सिर्फ एक आदमी का खेल था या उस सिस्टम की कमजोरी का परिणाम जिसने उसे इतना शक्तिशाली बनने का मौका दिया।